कंडक्टर में नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट। एंड 7th पॉइंट में हेडिंग पड़ेगा अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। देखो, अर्थिंग का वर्ड का सिंपल सा मतलब तो ये है कि हम किसी भी मेटल को अगर अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। अब ऐसे देखो, अर्थ को भी हम लोग, अर्थ इज ऑल्सो अ लार्ज कंडक्टर, ठीक है, इट हैज सम अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ये बताओ कि अगर अर्थ लार्ज कंडक्टर है, थोड़ा बहुत चार्ज है इसके अंदर, तो अगर हम कोई भी मेटल बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग यही तो बोलते हैं कि अगर दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो देयर पोटेंशियल्स बिकम्स इक्वल, देयर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल। तो पोटेंशियल इक्वल होने के लिए क्या होगा कि अर्थ से कुछ चार्ज आ भी सकता है, अर्थ से कुछ चार्ज जा भी सकता है, टिल देयर पोटेंशियल्स आर सेम। अब ऐसे समझो कि जब हम एक दो नॉर्मल बॉडीज को जब कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल सेम कैसे होता है, एक का पोटेंशियल कम होता है, एक का पोटेंशियल बढ़ता है। बट इमेजिन करो कि अर्थ एक लार्ज कंडक्टर है, लार्ज कंडक्टर है तो अर्थ के ऊपर अगर थोड़ा बहुत चार्ज आ जाएगा या थोड़ा बहुत चार्ज अर्थ से चला जाएगा, उससे अर्थ के पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अर्थ इज अ कंडक्टर, उसके ऊपर पहले से कुछ चार्ज है, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ अर्थ। तो अब अर्थ के ऊपर टोटल चार्ज में थोड़ा बहुत चेंज अगर आया, चार्ज आ गया या चार्ज चला गया, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उससे उसके पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये बोलते हैं इनफैक्ट कि अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगेन मैं कहूंगा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है ना, वी कैन नॉट कैलकुलेट। हाँ, बट ये मालूम है कि ये कांस्टेंट है। तो किया क्या गया, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, ठीक है, उन सभी में हम लोगों ने पोटेंशियल का मेजरमेंट अर्थ के थ्रू कर लिया। यानी अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको हमने रेफरेंस पोटेंशियल बोल दिया और बोल दिया कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। कांस्टेंट एज्यूम करना है तो बेस्ट कांस्टेंट क्या एज्यूम कर लो, सबसे सिंपल केस है जीरो एज्यूम कर लो। बट जीरो एज्यूम किया गया है, जीरो एग्जैक्टली होगा नहीं, ठीक है ना, या बोलना चाहिए कि इट इज अनसर्टेन। सिंप्लिसिटी के लिए हमने कांस्टेंट जीरो एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम कोई भी बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि उस बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, विच इज अज्यूम्ड एज जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल बॉडी का पोटेंशियल जब इक्वल होगा तो चार्जेस बॉडी के ऊपर आएंगे भी और जाएंगे भी। तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है, एक तो ये कि बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इट्स पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू जीरो, और दूसरी बात ये कि अर्थ से चार्ज आ भी सकता है और जा भी सकता है। यानी हम जिस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ भी सकता है और उससे चार्ज जा भी सकता है, दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल है, ठीक है ना। नॉर्मली तुमने देखा होगा अप्लायंसेस में अर्थिंग रहती है भाई, जैसे वो 3 पिन प्लग होता है तो उसमें वो जो थर्ड वाला ऊपर वाला प्लग होता है, पिन होती है, वो अर्थिंग के लिए होती है। अर्थिंग का बेसिक पर्पज ये है कि भाई जैसे अब हम सब लोग भी अर्थ के ऊपर ही हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल सेम है, यानी हम भी जीरो पोटेंशियल पे हैं। तो जितने भी अप्लायंसेज ऐसे हैं जिनमें ह्यूमन टच रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है ना, या इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, आयरन हो गया, स्टीम आयरन हो गया, तो उन सभी में क्या है कि कहीं ऐसा हो कि अंदर कुछ फॉल्ट हो जाए, अंदर फॉल्ट हो जाए, और फॉल्ट होने से वो जो लाइव वायर है जिसका पोटेंशियल हायर है वो उस अप्लायंसेस के बॉडी से टच हो जाए, तो क्या होगा, उस अप्लायंसेस की बॉडी भी हायर पोटेंशियल पे हो जाएगी। अब अगर हम क्योंकि जीरो पोटेंशियल पे हैं और हम उसको टच करेंगे अगर, तो करंट विल फ्लो थ्रू अस टू द अर्थ, क्योंकि अर्थ तो उसका पोटेंशियल जीरो कर ही देगा ना, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो करते क्या है कि उस बॉडी को पहले से ही हम अर्थिंग करके रखते हैं, अर्थिंग मतलब उसको हम पहले से ही अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर कुछ कनेक्शन लूज भी हुए, कुछ गड़बड़ी भी हुई, लाइव वायर अगर उस बॉडी से टच हुआ, तो क्या होगा कि अर्थ उसका एक्सेस चार्ज ले लेगा, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो अर्थिंग का ये पर्पज है। बट अब इंडिया में जैसे लोग सोचते हैं कि अर्थिंग की कोई जरूरत ही नहीं, अर्थिंग वाला वायर तो ऐसे ही टाइम पास के लिए है, कुछ काम तो आता नहीं है, वो एक ही दिन काम आएगा जिस दिन शॉक लगना होगा, ठीक है ना। तो अर्थिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिख लो इसमें, अर्थिंग का सिंबल ये है, जैसे मान लो कोई भी एक कंडक्टर है और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, तो ये अर्थिंग का सिंबल हो गया।
ठीक है, और पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो इसमें लिख लेते हैं जो बातें हमें ध्यान रखनी है। द बॉडी which is connected to earth will be at zero potential and second point में charge may come or move to the earth to make potential equal to 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि hence charge conservation will not be applicable during earthing। बोलो, इतनी बातें जो मैंने बोली अभी तक, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, पूछो। हम किसी भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसका पहले कुछ भी पोटेंशियल रहा हो, बाद में उसका पोटेंशियल 0 हो जाना है। अब 0 पोटेंशियल होने के लिए अर्थ उसको चार्ज प्रोवाइड कर सकती है या उसमें से कुछ चार्ज ले सकती है। चार्ज का फ्लो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है एज पर नीड। ठीक है, तो देखो इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। ठीक है, सपोज ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स लिए हमने और यहाँ पे एक स्विच एस है। इनिशियली ये स्विच ओपन है, शेल ए शेल बी, ए का रेडियस सच दैट ए है सपोज और बी का रेडियस स्मॉल बी। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ए को हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है सपोज Q1 और बी को हमने चार्ज दिया हुआ है Q2। तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें पहले, फाइंड ए पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल सरफेसेस और बी पार्ट में चार्ज फ्लोन टू अर्थ if switch is closed, if switch S is closed। ठीक है, तो पहला पार्ट तो कर सकते हो आसानी से, क्यों भाई, क्या बताओगे? ए पार्ट में तो हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, ए पार्ट में अंदर वाले सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ए का पूरा Q1 उसके आउटर सरफेस पे। अब उस Q1 के सामने होगा -Q1, वो इसके इनर सरफेस पे, और बी के आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। देखो पहले बताओ, इतने में कोई डाउट है बताओ? इसमें कोई डाउट है ए पार्ट में? अब बी पार्ट में क्या किया हमने, बी पार्ट में अर्थिंग की हुई है और अर्थिंग जब हम करेंगे तो ध्यान से देखना क्या प्रोसेस होगा। जिसको अर्थ किया हुआ है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और प्रोसेस ये है कि जिसको भी हमने अर्थ किया हुआ है उसके इनर वाले सरफेस पे चार्ज हमको मालूम होगा।
मालूम होगा का मतलब ये है, मालूम होगा का मतलब ये है कि वो जो -Q1 मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये -Q1 अर्थिंग की वजह से नहीं आ रहा है, ये -Q1 आ रहा है इस +Q1 की वजह से, गॉस लॉ के हिसाब से। तो ये -Q1 अभी भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कि बी को हमने क्या चार्ज दिया है पहले से, अगर हम बी को अर्थिंग कर रहे हैं तो इस चार्ज का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा, मतलब दिया हो या ना दिया हो, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सेम, क्योंकि अर्थ चार्ज प्रोवाइड भी कर सकता है, चार्ज ले भी सकता है, पोटेंशियल जीरो करना है, मेन पॉइंट ये है। तो क्या है, जिसको भी हमने अर्थ किया होगा उसके आउटर सरफेस पे हमको चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने आउटर सरफेस से एज्यूम कर लिया है क्यू डैश, ठीक है। अभी जो मैंने बोला, जिस भी शेल को हम अर्थ कर रहे हैं उसके इनर वाले सरफेस पे चार्ज हम लोग लिख सकते होंगे यूजिंग प्रीवियस मेथड्स, इंडक्शन एंड गॉस लॉ, और जिसको अर्थ किया हुआ है उसके आउटर सरफेस पे हमें हमेशा चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्यू डैश लेट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है कि बी तक का सारा चार्ज हम सेंटर पे रख सकते हैं। तो बी तक का अगर हम सारा चार्ज सेंटर पे रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा के Q1 -Q1 प्लस क्यू डैश और अपॉन बी, और इसको करेंगे हम लोग इक्वल टू 0 क्योंकि अर्थिंग है, और 0 करेंगे तो हमको क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी, फाइनल सिचुएशन ये बनेगी, अर्थिंग करने के बाद यहाँ पे +Q1 होगा, यहाँ पे -Q1 होगा, और इधर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इधर भी 0 इधर भी 0। तो बताओगे आंसर क्या लिखना चाहिए, कितना चार्ज अर्थ में चला गया, तो कितना था उस प्लेट पे, ध्यान से देखो, उस प्लेट के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर पहले कितना चार्ज था, Q1 + Q2 था, ठीक है ना। और अब उस सरफेस पे 0 है, तो यानी अर्थ में कितना चार्ज चला गया होगा, तो Q1 + Q2 चार्ज गोज इनसाइड अर्थ। बताओ क्लियर है क्वेश्चन या नहीं, सेम प्रोसेस लगाएंगे हम आगे भी, और जैसे भी क्वेश्चंस होंगे तो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेल ए, शेल बी और शेल सी दिए हुए हैं, R, 2R एंड 3R रेडियस के, ठीक है। तो हमें निकालना है इसमें फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ QA ए को दिया गया है +Q और C को दिया हुआ है -2Q एंड B इज अर्थड। B को हमने अर्थ कर दिया है, ठीक है, और A और C को चार्जेस दिए हुए हैं, तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो करो ट्राई, बताओ।
प्रोसेस देखो वैसे ही है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन अंदर वाले शेल से ही शुरू करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बी को हम लोगों ने अर्थिंग कर रखी है, तो एक जगह हमको एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ए बी सी। ए बी एंड सी। अब देखो ए के कैविटी में तो कोई चार्ज है नहीं, तो ए को दिया गया सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा, अंदर जीरो होगा। प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू ही रहेगा, क्योंकि ये गॉस लॉ के हिसाब से कंडक्टर प्रॉपर्टीज में लिखते हैं हम लोग। जिसको अर्थिंग की है उसके सामने वाला सरफेस पे, बाहर सरफेस पे हमको चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, तो उसको मैंने क्यू डैश ले लिया। अब यहाँ क्यू डैश है तो इसके सामने इधर माइनस क्यू डैश होगा। और सी के ऊपर ध्यान से देखो तो चार्ज था -2q, तो -2q में से माइनस क्यू डैश अंदर चला गया, तो इसके बाहर वाले सरफेस पे सपोज आ गया माइनस का 2q माइनस क्यू डैश। देखो ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए बी तक का सारा चार्ज सेंटर पे रख दो, तो ये हो जाएगा के क्यू प्लस क्यू डैश माइनस क्यू और अपॉन 2r। और सी के जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही बी पे बनेगा, तो सी के सरफेस पे कितना पोटेंशियल लिखेंगे, तो सी के सरफेस के लिए चार्ज -2q ही रहेगा, क्योंकि क्यू डैश और माइनस क्यू डैश तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। तो के -2q अपॉन 3r। तो तुम देखो यहाँ से तुम्हें क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू डैश की वैल्यू शायद मिलती है, देखो 4q/3 मिलती है, बस यही निकालना था। बोलो, क्लियर है। ठीक है, बाकी और कुछ खास बात नहीं है अर्थिंग में। और नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स ठीक है। सपोज हमारे पास ये दो मेटल प्लेट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग दो एजम्पशन लेंगे। एक तो लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, लार्ज मेटल प्लेट्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम वेरी स्मॉल। ऐसा करने से क्या होगा कि हमने जो फॉर्मूला एक डिराइव किया हुआ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला, सिंगल शीट वाला, वो फॉर्मूला हम लोग वो फॉर्मूला इसमें यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे। और दूसरा इसमें हम लोग बोलते हैं कि फ्रिंजिंग इफेक्ट इज निग्लेक्टेड। अब ये फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम इन प्लेट्स को कुछ चार्ज देंगे तो वो चार्ज इनके अलग अलग सरफेसेस पे आ जाएगा, अलग अलग सरफेसेस पे आ जाएगा, तो जो सामने वाली सरफेसेस पे आएगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से बनेगा। और क्या होगा, कुछ चार्ज कॉर्नर पे भी आ जाएगा, तो कॉर्नर पे फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाएंगी।
तो ये जो फील्ड लाइंस का नेचर है कॉर्नर वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। यानी हम ये टर्न वाली फील्ड लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हैं, ये अजम्पशन है, ठीक है ना। अब क्या किया है कि हमने सपोज ए को चार्ज दिया है Q1 और बी को चार्ज दिया है Q2, और हमें पता करना है कि डिफरेंट सरफेसेस पे, अब यहाँ टोटल 4 सरफेसेस हैं, थिकनेस निग्लिजिबल है, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ प्लेट्स निग्लिजिबल। हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग सरफेस पे। तो सबसे पहले तो एज्यूम कर लेते हैं, तो एज्यूम ऐसे कर लेते हैं, अब जैसे कैपिटल Q1 हमने ए को चार्ज दिया है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें से Q1 इधर आ गया है, तो इस सरफेस पे आ गया होगा कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1। इसी तरह Q2 में से स्मॉल Q2 यहाँ आ गया है, और यहाँ आ गया होगा Q2 माइनस Q2। देखो सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिया है, प्लस ही ले लेते हैं सब जगह, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये जो हम यूज कर सकते हैं कि मेटल प्लेट्स के अंदर, यानी पॉइंट नंबर 1 पे और पॉइंट नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली जीरो होना चाहिए, ठीक। अब देखो पॉइंट नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे हम, पॉइंट नंबर 1 को अलग कर दो, और ये देखो ध्यान से कि पॉइंट नंबर 1 के लेफ्ट में, पॉइंट नंबर 1 के लेफ्ट में कितना शीट है, एक शीट है, दो शीट है, तो पॉइंट नंबर 1 के लेफ्ट में देखो तो एक ही शीट है, कितनी शीट है, उस पर कितना चार्ज है लिख दो, तो उस पर चार्ज है कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 प्लस का। और पॉइंट नंबर 1 की राइट में कितनी शीट्स हैं, तो पॉइंट नंबर 1 की राइट में देखोगे तो 3 शीट्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि शीट की वजह से जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तुम्हें याद होगा कि वो फॉर्मूला इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि शीट से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो शीट से उस पॉइंट के डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तीनों शीट्स को एक साथ कर देते हैं, क्लब कर देते हैं, तो इन तीनों को एक साथ करेंगे तो ये टोटल चार्ज एक साथ ऐड कर दो, तो टोटल ऐड करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का Q2 प्लस Q1, देखो ध्यान से। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। अब ये बताओ कि एक शीट इधर है Q1 माइनस Q1 की, और एक शीट इधर है Q2 माइनस Q1 की, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, तो जीरो तभी हो सकता है जब दोनों दोनों का चार्ज विद साइन सेम हो, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से फील्ड इधर आएगा, तभी कैंसिल हो पाएगा, तो दोनों का चार्ज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो उस चार्ज को अगर हम सेम करें तो देखो हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा, Q1 माइनस Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q2 प्लस Q1। तो यहाँ से तुम्हें Q1 की वैल्यू मिल जाएगी Q1 माइनस Q2 बाई 2। देखो पहले यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट स्टेप। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 पे बताओ, पॉइंट नंबर 2 के राइट साइड में कितनी शीट्स हैं, तो पॉइंट नंबर 2 के राइट में एक ही शीट है, कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 है। और पॉइंट नंबर 2 के लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हम तीनों शीट्स एक साथ कर देंगे, तीन है, तो एक साथ करोगे तो बचेगा प्लस का Q1 प्लस Q2, देखो ध्यान से। और फिर से 2 पॉइंट, क्योंकि मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो 2 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देते हैं। तो जीरो करते ही अब हम कहेंगे कि जीरो तभी हो सकता है जब दोनों चार्ज विद साइन सेम हो, तो इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आ जाएगी Q2 माइनस Q1 बाई 2। और ध्यान से देखो Q2 की वैल्यू माइनस Q1 आ रही है, ठीक है, देखो यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसके अलग अलग सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम चार्ज निकाल लेते हैं Q1 माइनस Q1, तो Q1 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी होगी, तो Q1 माइनस Q1 का मतलब हुआ Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसी तरह से अगर हम Q2 माइनस Q2 की वैल्यू निकालें तो ये आएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2, तो ये भी निकालोगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो तुम्हें दो बातें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हो गई, एक तो ये कि जो प्लेट्स का टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज यानी कि Q1 Q2, वो सारा का सारा चार्ज ऐड कर लो, ये सारा का सारा ऐड कर लो। अब याद कैसे रखना है इसको,
इसको ऐड करके आधा चार्ज लेफ्ट मोस्ट सरफेस पे और आधा चार्ज राइट मोस्ट सरफेस पे रख दो। ये आधा आधा हो गया। टोटल चार्ज हुआ Q1 प्लस Q2। उसके दो पार्ट कर लो, एक पार्ट लेफ्ट मोस्ट सरफेस पे, एक पार्ट राइट मोस्ट सरफेस पे। इसके बाद Q1 में से Q1 प्लस Q2/2 यहाँ आ गया, तो बचा हुआ चार्ज यहाँ रख दो उसके दूसरे सरफेस पे। और आमने सामने के जो चार्जेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। ये भी बात प्रूफ हो रही है यहाँ से, ठीक है ना। तो पैरेलल मेटल प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल है, याद रखना बहुत आसान है। सीधा सीधा क्या करना है, पहले हमें सारे चार्जेस ऐड कर देते हैं। अब 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, कितनी भी प्लेट्स हो सभी के लिए ट्रू है। सारा का सारा चार्ज सम कर लो जितनी भी प्लेट्स हैं, उसके दो पार्ट कर दो। एक पार्ट करो लेफ्ट मोस्ट सरफेस पे, एक पार्ट करो राइट मोस्ट सरफेस पे। बचा हुआ यहाँ लिख दो और आमने सामने हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। इतनी सी बात अगर तुम्हें ध्यान है तो तुम अब आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो क्या करोगे, जैसे मान लो सपोज 3 प्लेट्स हैं, प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी। इसको चार्ज दिया है -2Q, इसको दिया है +Q और इसको दिया है +3Q। तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो इनके बीच में गैप दिया हुआ है, ये गैप दिया हुआ है D1 और ये गैप दिया हुआ है D2। तो हमें निकालना है इसमें फाइंड ए पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वेरियस सरफेसेस और बी पार्ट में VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और सी पार्ट में VB माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। देखो बताओ कितना आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहले टोटल चार्ज कर दो, टोटल चार्ज करोगे कितना आएगा। तो ये 3 चार्ज हैं, -2Q, Q और 3Q। टोटल ऐड करोगे तो आएगा 2Q, ठीक है। अब 2Q के दो पार्ट कर दो यानी Q और Q। तो एक Q यहाँ रख दोगे और एक Q यहाँ रख दोगे, देखो ध्यान से, ठीक है। अब -2Q में से +Q इधर रख दिया है, तो इधर इसके प्लेट पे -3Q आएगा, क्योंकि प्लेट ए के ऊपर टोटल चार्ज तो -2Q ही रहना है। 3Q के सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी प्लस का 3Q। अब +2Q में से +3Q इधर आ गया, तो इसका मतलब इधर -2Q आएगा और -2Q के सामने इधर +2Q आएगा। फाइनली तुम चाहो तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, उतना ही आएगा जितना ये चार्ज था पहले, अपने आप सेट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर हमें यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट नंबर 1 पे, तो जरा बताओ कि पॉइंट नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 1 के लेफ्ट में कितनी शीट्स हैं और पॉइंट नंबर 1 के राइट में कितनी शीट्स हैं। तो कई सारी शीट्स हैं, लेकिन है क्या, ध्यान से देखना। अब इधर +Q है तो इधर भी +Q है, यानी ये +Q और ये +Q का बीच में कोई भी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो इन दोनों को। इसके बाद ये 2Q और -2Q अगर हम पॉइंट 1 पे देख रहे हैं, तो पॉइंट 1 के लिए ये 2Q और -2Q दोनों सेम साइड हैं, तो इनको भी सम अप करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट 1 पे अगर हम फील्ड निकाल रहे हैं तो पॉइंट 1 का जो फील्ड होगा वो सिर्फ -3Q और +3Q की वजह से ही होगा बस। तो बाकी किसी चार्ज की तरफ हमें देखना ही नहीं है, बस ये देखना है कि सामने कौन कौन से चार्ज हैं। तो अब माइनस की वजह से इधर की तरफ होगा, तो ये डायरेक्शन इधर आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डायरेक्शन आएगा लेफ्ट साइड में, वैल्यू लिखो कितनी बनेगी। तो देखो एक चार्ज की वजह से होगा σ/2ε0, दो हैं दोनों का ऐड होगा, तो सिग्मा की जगह लिखेंगे हम लोग 3Q/A। तो σ/2ε0 और इंटू 2 करेंगे, बताना कहीं कोई कंफ्यूजन है। तो ये अल्टीमेटली आ यही जाएगा 3Q/A ε0। और डायरेक्शन किधर आ रहा है इसका, देखो ध्यान से, तो डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट नंबर 1 पे। डायरेक्टली हम पॉइंट नंबर 2 पे भी बता सकते हैं इसी तरह से। पॉइंट नंबर 2 पे भी ध्यान से देखो, तो प्लस राइट में है तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही आएगा, इधर की तरफ ही आएगा, लेफ्ट में ही आएगा। और ये हो जाएगा 2Q/A ε0, डायरेक्शन इसका भी
टूवर्ड्स लेफ्ट। बताओ पहले यहां तक कोई डाउट है तो। प्लेट्स के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि जहां कंडक्टिंग वॉल्यूम है, लेकिन बीच में तो है ना, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने मेथड ये बताया कि सिर्फ तुमको आमने सामने वाले इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बाकी सब कैंसिल ही हो जाता है। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो वो तो डायरेक्शन वही पुराना वाला है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होगा और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से अवे लिखा है और नेगेटिव टूवर्ड्स लिखा है। बताओ कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो, या दोबारा बताना है मुझे। ठीक है, टोटल चार्ज ऐड किया है, हाफ इधर हाफ इधर, बचा हुआ इधर लिख दिया सबट्रैक्ट करके, और आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट करते गए बस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिर्फ सिर्फ आमने सामने वाले चार्जेस देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो देखो VA माइनस VB में बताओगे कौन हायर पोटेंशियल पे है, A हायर पे है या B हायर पे है? क्यों भाई, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में लिखना है हमको, तो A हायर पोटेंशियल प्लेट है या B हायर पोटेंशियल प्लेट है? Which one is at higher potential between A and B? क्यों भाई, बोलो कुछ जवाब दो। Electric field is always directed from higher potential to lower potential. Electric field is always directed from higher potential to lower potential. अब बताओ कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे है? सी। हाँ, सी कहाँ से आ गया? हाँ मतलब तीनों में हाईएस्ट बोल सकते हैं, बिटवीन ए एंड बी में तो बी हायर हुआ, ठीक है ना? बी। बिटवीन ए एंड बी में बी हायर हुआ, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट में आने का मतलब है कि राइट साइड वाली प्लेट हायर पोटेंशियल होगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि हमें तो VA माइनस VB निकालना है, तो वो माइनस में बनेगा, ठीक है ना? तो माइनस साइन लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्या है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में और जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हो जाएगा -3Q_D1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। देखो, और इसी तरह से VB माइनस VC में C हायर पोटेंशियल पे बनेगी, तो VB माइनस VC की वैल्यू हो जाएगी -E2 × D2, ये हो जाएगा -2Q_D2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बताओ, क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला दोनों प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला? ठीक है, नेक्स्ट देखना। प्लेट A, प्लेट B, प्लेट C, और A और C को हमने कनेक्ट करने के लिए एक स्विच लगाया हुआ है, ठीक है? A और B के बीच में गैप D है और B और C के बीच में गैप 2D है, ठीक है? प्लेट A को चार्ज दिया है +2Q, B को दिया है -3Q और इसको दिया है +Q। तो हमें निकालना है इसमें फाइंड A पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
बी पार्ट में VA माइनस VB एंड VB माइनस VC व्हेन स्विच इज ओपन। एंड सी पार्ट में निकालना है चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच व्हेन इट इज क्लोज्ड। तो सी पार्ट अभी छोड़ दो, ए और बी पार्ट बताओ कंप्लीट करके क्या आंसर है, बताओ जल्दी से। ए पार्ट और बी पार्ट के लिए क्या आंसर्स आएंगे? करना वही है कि पहले हम टोटल चार्ज ऐड करेंगे, तो टोटल ऐड करेंगे तो 2Q आएगा, तो उसमें से प्लस Q इधर प्लस Q इधर, ठीक है। अब 2Q में से प्लस Q इधर आ गया तो इधर प्लस Q आएगा, इसके सामने यहाँ माइनस Q आएगा, अब इस पे था ही माइनस Q, तो इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ 0, बस कर लिया ना ये। VA माइनस VB बी पार्ट के लिए, तो देखो VA माइनस VB में अब इस बार ध्यान से देखो तो A हायर पे होगा, A पॉजिटिव प्लेट है ना, प्लस Q उस पे माइनस Q है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और VB माइनस VC की वैल्यू 0 हो जाएगी, सीधे ही बता सकते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल आमने सामने वाली इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से होगा। अब वहां चार्ज ही नहीं है तो इसका मतलब फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है मतलब कि पोटेंशियल दोनों प्लेट्स का सेम है। बी पार्ट तक क्लियर है, बोलो। अब सी पार्ट इसमें और देखना। अब देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग शेल्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो जो शेल्स को कनेक्ट करने में होता है वही प्लेट्स को कनेक्ट करने में भी होगा। देखना जरा ध्यान से, चार्जेस में हटा देता हूँ सारे और ये स्विच क्लोज हो गया है। अब देखो इसमें हमसे पूछा ये गया है कि चार्ज फ्लो कितना होगा, तो मैं एक काम करूंगा, मैं एज्यूम भी वही चार्ज कर लूंगा क्योंकि डायरेक्ट वही आंसर फिर निकल के आएगा, कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मान लिया कि स्मॉल क्यू फ्लो हो गया है। ध्यान रखना कि जब हम प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे आउटर मोस्ट वाला चार्ज अभी भी सेम वही चार्ज रहेगा। तो पहले कितना था ये चार्ज, पहले इधर प्लस क्यू था इधर प्लस क्यू था, आउटर मोस्ट वाले चार्जेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में ही चार्जेस चेंज होंगे, सबसे बाहर वाले चार्जेस अभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कंडक्टर में बोलते हैं ना कि कंडक्टर में सब आउटर मोस्ट जो चार्ज होता है वो बाहर के चार्जेस पे डिपेंड करेगा, तो बाहर के चार्जेस में कोई चेंज है नहीं, आपस में बीच में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपस में चार्जेस चेंज होंगे, आउटर मोस्ट वाले चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो वो मैंने प्लस क्यू लिख दिया। अब जरा ध्यान से बताना कि 2Q में से प्लस क्यू इधर आ गया और स्मॉल क्यू निकल गया, तो बचा हुआ चार्ज तुम यहाँ लिख दो कितना आएगा इस सरफेस पे, तो बचा हुआ चार्ज कितना आएगा, बचा हुआ चार्ज आएगा Q माइनस क्यू का, बताओ आएगा, और उतना ही निगेटिव इधर आ जाएगा माइनस का Q माइनस क्यू, बोलो। अब माइनस क्यू में से इधर माइनस क्यू प्लस क्यू आ गया, तो इधर माइनस स्मॉल क्यू आएगा और इधर प्लस स्मॉल क्यू आएगा। और एक और बात ऐड करके देख लो, ये जो चार्ज आना चाहिए अब दिस चार्ज प्लस जो आया चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए, है या नहीं है। चार्ज एज्यूम कैसे किए क्लियर है, देखो एक बार मैंने एज्यूम ही ये किया कि कितना चार्ज फ्लो हो गया क्योंकि डायरेक्ट वही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2Q और आउटर मोस्ट वाले चार्जेस में कोई चेंज नहीं किया है, बाकी सब वैसे ही लिखा हुआ है। अब फिर से क्या करो, VA माइनस VB निकालो,
VA माइनस BB, तो VA माइनस BB की वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, Q माइनस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D आएगी, आ रही है देखो। और VB माइनस VC अगर निकालोगे तो VB माइनस VC इस बार माइनस पड़ेगा, माइनस स्मॉल q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D, ये आएगी। एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा VA माइनस VC इक्वल टू Q माइनस Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q इंटू 2D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और हमको मालूम है क्योंकि A और C को आपस में कनेक्ट किया हुआ है तो A और C का पोटेंशियल सेम होगा, तो इक्वल टू 0 कर दो इसको, तो देखो यहाँ से तुम्हें स्मॉल q मिल जाएगा। ठीक है, बाहर वाला चार्ज इसलिए चेंज नहीं हुआ, उसको प्रूफ तो कर ही सकते हो। प्रूफ कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्ट किया मेटल प्लेट, कोई भी चार्ज एज्यूम करके प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करोगे तो बाहर वाला चार्ज अगर तुम एज्यूम करोगे तो वो अननोन निकल के आ जाएगा, तो वो अननोन देखोगे कि वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बोली ऐसे लॉजिकली कि जैसे कंडक्टर्स में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो कंडक्टर्स कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये एक सिस्टम बन गया, तो जो आउटर वाले चार्जेस हैं वो सिस्टम के आउटसाइड चार्जेस हैं, और आउटसाइड चार्जेस तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक आउटसाइड की सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आए। आपस में बीच में कनेक्ट हो रहा है, तो बीच में कनेक्ट हो रहा है तो बीच वाले चार्जेस में ही चेंज आएगा, जो आउटर मोस्ट चार्जेस थे उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो प्रूफ नहीं किया मैंने, ठीक है ना, याद रखो, छोटी सी बात है। देखो स्मॉल क्यू निकल आया यहाँ से, कितना आया, Q/3। कैपिटल Q/3 प्लस का आ रहा है ना, प्लस। यस सर। तो स्मॉल क्यू आ गया, तो देख लो ध्यान से, और हमें सारे सरफेसेस पे चार्जेस मिल गए ना। प्लेट्स कनेक्ट करने के बाद ठीक है ना। इसमें ये बात लिख देना कि चार्जेस ऑन लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट surfaces will not change, ठीक है ना, they will be equal to, बोल सकते हैं, half of summation of all the charges of the system। क्लियर है। बहुत ज्यादा देखो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा प्लेट्स के ऊपर कभी कुछ आया नहीं है, और प्लेट्स के ऊपर हम लोग और भी जो स्टडी करेंगे वो कैपेसिटर वाले चैप्टर में करेंगे अलग से। तो ये प्लेट्स और आपस में कनेक्शन, शेल्स आपस में कनेक्शन एक बार फिर आएगा आगे, कैपेसिटर में आएगा, और वहां पे करने का तरीका और अलग होगा और थोड़ा शायद आसान होगा, बट ये भी कोई ऐसा मुश्किल मेथड नहीं है, सीधा सीधा है। ठीक है ना। एक और छोटा सा पॉइंट है वो कर लेते हैं, टाइम है तो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट 9th पॉइंट नोट करना, और एक हेडिंग पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझने के लिए हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं,
और इस कंडक्टर को अगर हम कुछ चार्ज दें तो हमको मालूम है कि ये सारा का सारा चार्ज इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे अपीयर होगा। बोलो ठीक है ना। अब अगर हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट पी, ध्यान से देखना, पॉइंट पी जो है वो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट है, और जहां पे ये पॉइंट पी है वहां पे कंडक्टर की डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा है तो हमको मालूम है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, क्यों भाई, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप वेक्टर। एन कैप कौन सा वेक्टर होता है ये भी मालूम है। एन कैप वेक्टर उस पॉइंट का उस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड लेंगे और नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड होता। बताओ पहले, इतनी बात पुरानी बात है, क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं इनफैक्ट, कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, ठीक है, ये है पॉइंट पी, और पॉइंट पी जिस सरफेस के बाहर है हम उतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, लेट्स से वी कॉल इट डीए, इज कट एंड रिमूव्ड। मतलब हमने क्या किया है, हाइपोथेटिकली एज्यूम करो कि सरफेस पे पूरे पे चार्ज है, और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मान लो कि वो इंसुलेटिंग हो गया है, अब मूव नहीं कर सकता है, तो हमने उस पी पॉइंट के ठीक नीचे का जो डीए एरिया का चार्ज है वो डीए एरिया हमने हटा दिया है। ठीक है, अब ये बताओ कि वो जो डीए एरिया हमने हटा दिया, सपोज ये रहा वो डीए एरिया, ठीक है, जिसपे डेंसिटी थी सिग्मा, तो ये बताओ कि केवल इस डीए एरिया की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, केवल इस शीट की वजह से। तो एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है ड्यू टू डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट ओनली। बोलो, तो केवल उस सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, जबकि पूरे कंडक्टर की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। इसका मतलब है कि अगर हम वो सरफेस वहां से कट एंड रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, तो कट एंड रिमूव करने के बाद जो बचा कंडक्टर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हो जाएगा ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंडक्टर। बताओ पहले, इतनी बात क्लियर है या नहीं? डाउट है तो बताओ। पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भले ही डिपेंड यहाँ के सिग्मा पे कर रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है ये इन सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे उसका ये रिजल्टेंट है। ऑल्दो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है वो सिर्फ यहाँ इस पॉइंट वाली डेंसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, तो वो एक अलग बात हो गई। अब हमने क्या किया कि जहां ये पॉइंट पी है उसके नीचे एक डीए एरिया लिया और उस डीए एरिया के चार्ज को हटा दिया है, अलग कर दिया वो शीट। तो सिर्फ उस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे उस शीट को हटाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो भी यही बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, हम इस एलिमेंट को जब यहाँ पे वापस रखेंगे तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस एलिमेंट पे फोर्स कितना लगेगा। अब होता क्या है कि उस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो उसके अपने चार्ज की वजह से नहीं लगेगा, उसका चार्ज छोड़ के बाकी सारा जो चार्ज है वो जो फोर्स लगाएगा वो उसके ऊपर फोर्स होगा। भाई जैसे Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस हैं, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो Q2 और Q3 का लगेगा, तो Q1 का तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो सारे चार्जेस का है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से हमने इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हटा दिया, तो ये बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू रिमेनिंग ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, अब ऐसे सोचो कि नाउ
force acting on the differential element फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंशियल एलिमेंट, तो वो जो फोर्स है dF, अब उस फोर्स को क्या हम dq इंटू ई लिख सकते हैं, लेकिन ये E जो है ये रिमेनिंग वाला E होना चाहिए, कंप्लीट वाला नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या आएगा, तो dF की वैल्यू आएगी dq की जगह लिख दो सिग्मा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो तो यहाँ से तुमको dF अपॉन dA मिल जाएगा, और dF अपॉन dA की वैल्यू आएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, dF अपॉन dA, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। होता क्या है कि जैसे मान लो सपोज करो कि स्फेयर है, तो उस स्फेयर के ऊपर अगर हम चार्ज दें तो वो चार्ज भी तो आपस में रिपेल करेगा, और वो चार्ज आपस में रिपेल करेगा तो उस सरफेस के हर पॉइंट पे डीएफ फोर्स लग रहा है, और वो डीएफ फोर्स उस डीए पे लग रहा है, तो हर पॉइंट पे उस पे एक प्रेशर डेवलप होगा, तो उस प्रेशर की ये वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर होगा तो हर जगह का सिग्मा अलग अलग होगा, हर जगह का सिग्मा अलग अलग होगा, तो हर जगह का प्रेशर अलग अलग होगा, फोर्स अलग अलग होगा। तो ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, जिस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना हो या प्रेशर निकालना हो उस पॉइंट का सिग्मा यूज कर लेना है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, तो यूज देखो, जैसे आज एक क्वेश्चन आईआईटी वाला पूछा था जिसको मैंने कहा था कि डायमेंशन से कर लो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का ही क्वेश्चन है एक्चुअली, बट देखो आईआईटी में मेंशन नहीं है कि ये सिलेबस में है या नहीं है, मतलब मेंशन नहीं है तो नहीं मान के चल सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी जो आईआईटी ने पूछा वो डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, तो डायमेंशन से ही करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, पढ़ लिया तो हम इससे भी कर सकते हैं। मान लो ये शेल है, और इस शेल के ऊपर पूरे सरफेस पे सिग्मा का डेंसिटी का चार्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस शेल के ऊपर, इस शेल के अगर दो हाफ कंसीडर करें, तो ध्यान से देखो, तो क्या राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, तो इस फोर्स की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अब तो मुझे एक दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना। मान लो कि ये एक वेसल है, और इस वेसल के अंदर हम लिक्विड भर देते हैं, आर रेडियस का वेसल है ये, और इस वेसल के अंदर हम कुछ लिक्विड फिल कर देते हैं। ठीक है, और सपोज इस लिक्विड का अंदर जो प्रेशर है वो पी नॉट है, तो अगर हम ये देखें कि राइट हाफ और लेफ्ट हाफ का जो लिक्विड है, राइट हाफ का लिक्विड लेफ्ट हाफ के लिक्विड पे, और लेफ्ट हाफ का लिक्विड राइट हाफ के लिक्विड पे कितना पुशिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये पुशिंग फोर्स निकाल सकते हो। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि तुम फ्लूइड्स में निकाल चुके हो। किसी भी वर्टिकल सरफेस पे अगर हमें प्रेशर वाला फोर्स निकालना है, जिसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू प्रोजेक्शन एरिया। बताओ, बोलो यस और नो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला। उस पूरे लिक्विड की वजह से उसके सेंटर पे प्रेशर और उस सरफेस का एरिया अगर हम मल्टीप्लाई कर दें प्रोजेक्शन एरिया, तो वो एक साइड के लिक्विड पे दूसरे साइड के लिक्विड की वजह से फोर्स आ जाता है। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स आता है, अगर हम मान लें कि छोटा वेसल है, प्रेशर में कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है, तो पी नॉट इंटू प्रोजेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो सिमिलरली ये फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा सकते हैं, तो यहाँ जो एफ की वैल्यू है वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और इनटू एरिया, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया बस, तो ये आंसर बन जाएगा डायरेक्टली।
ठीक है ना। बोलो। ठीक है ना। सो दिस कंप्लीट्स आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। बड़ा चैप्टर था काफी ये। अच्छा, कुछ बातें अभी इस चैप्टर की हैं ऐसी जो हम कैपेसिटर में करेंगे, ठीक है ना, एनर्जी वगैरह से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कैपेसिटर में इजी होगा उनको टैकल करना। ठीक है।